कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो कि 17 सालों से लगातार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और अगर ये ट्रेन रुक गई तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। आज से 17 साल पहले बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए साइंटिस्ट द्वारा पृथ्वी के वातावरण में C7 नामक एक आर्टिफिशियल कूलिंग सब्सटेंस छोड़ा गया जिसका मकसद था पृथ्वी का तापमान कम करना। लेकिन इसके विपरीत इस सब्सटेंस ने पृथ्वी के तापमान को काफी ज्यादा ठंडा कर दिया जिससे पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई और पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हो गई। अब पृथ्वी से लगभग सारे जीव जंतु खत्म हो चुके थे, पर जो लोग इस विनाश में बच गए थे वो एक ट्रेन में सवार थे। एक ट्रेन जिसे आइस एज के पहले विलफुड इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया था। इसके ट्रैक्स दुनिया भर में 43,000 किलोमीटर दूर तक फैले थे और ये ट्रेन दुनिया के हर देश से होकर गुजरती थी। इस ट्रेन में ना तो ठंड का कोई असर होता था और ना ही गर्मी का। इसमें एक खास तरह का इंजन लगा हुआ था जो खुद से ही एनर्जी जनरेट करता था और इस ट्रेन को पूरी रफ्तार से लगातार चलाता रहता था। इस रफ्तार से ये ट्रेन एक साल में एक बार पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेती थी। हालांकि ये ट्रेन अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी। इस ट्रेन में अमीरों के ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थी। अमीर सर्वाइवर्स जो पैसे देकर इस ट्रेन में चढ़े थे उनकी जिंदगी ट्रेन के आगे वाले हिस्से में ऐशो आराम से कट रही थी, पर गरीब और मिडिल क्लास लोग जो ठंड से अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी। उन्हें ट्रेन के पीछे वाले हिस्से यानी कि टेल सेक्शन में रखा गया था जो किसी जेल से कम नहीं थी। उनके पास ना तो सोने के लिए बिस्तर था और ना खाने के लिए अच्छा खाना। खाने के नाम पर उन्हें हर रोज केवल एक प्रोटीन बार दिया जाता था। पिछले 17 सालों से टेल सेक्शन के लोगों की जिंदगी ऐसे ही नर्क में कटती आ रही थी। हालांकि बीते वक्त में कुछ गरीब लोगों ने अपने हक के लिए अमीरों के खिलाफ विद्रोह किया था, पर वे सब ट्रेन में मौजूद हथियारबंद गार्ड के हाथों मारे गए थे। वो गार्ड्स हमेशा पीछे मौजूद लोगों पर नजर रखते थे ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। लेकिन उन गार्ड्स की नजरों से छुपकर कर्टिस अमीरों के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह की तैयारी में जुटा था। कर्टिस ये विद्रोह गिलियम नाम के एक आदमी के नेतृत्व में कर रहा था। कर्टिस किसी भी तरह ट्रेन के इंजन तक पहुंचकर ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था। उस ट्रेन में कोई था जो हमले की योजना में उनकी मदद कर रहा था। वो शख्स बीच बीच में प्रोटीन बार में छुपकर उनके लिए संदेश भेजता था और उन्हें आगे की योजना बताता था। आज भी कर्टिस को उस अनजान शख्स द्वारा भेजा एक और संदेश मिला था जिसमें उसने नमू मंसू नाम के एक आदमी का नाम लिखा था। कर्टिस जानता था कि नमू एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसने इस ट्रेन की सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया है, लेकिन इस वक्त वो आगे के सेक्शन में मौजूद जेल में बंद है और जेल सेक्शन उनसे 3 डिब्बे आगे है। कर्टिस ने प्लान किया था कि जब सुबह गार्ड्स उन्हें प्रोटीन बार देने आते हैं तब ट्रेन के आगे तीनों सेक्शन का दरवाजा खोला जाता है जहां से गार्ड्स अंदर आते हैं। कर्टिस के प्लान के मुताबिक उन्हें उसी वक्त गार्ड्स पर हमला करते हुए तीसरे सेक्शन में घुसना था और नमू को जेल से आजाद करना था। उसके बाद नमू उनके लिए आगे के डिब्बे खोल सकता था। हालांकि कुछ लोगों को अब भी डर था कि वे लोग उन गार्ड्स की बंदूकों के आगे टिक नहीं पाएंगे, पर कर्टिस को यकीन था कि पिछले विद्रोह को रोकने में उन गार्ड्स की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं और क्योंकि उस ट्रेन में रिसोर्सेज सीमित हैं, इसलिए वे गार्ड सिर्फ उन्हें डराने के लिए खाली बंदूक रखते हैं। वहीं टेल सेक्शन में एजर नाम का एक लड़का भी था जो कर्टिस को अपना हीरो मानता था और इस काम में वो कर्टिस की पूरी सहायता कर रहा था। कर्टिस ने इस विद्रोह की सारी तैयारियां कर ली थी, अब उसे इंतजार था तो बस सही मौके का। इसी दौरान अमीरों के सेक्शन से पीला कोट पहने एक औरत वहां आई। उसने मेडिकल चेकअप के बहाने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और हाइट के मुताबिक 2 बच्चों को चुनकर जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। तभी एक बच्चे के पिता ने गुस्से में उसे जूता फेंक कर मारा जिससे उस औरत के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो औरत मुस्कुराकर बच्चों को अपने साथ ले गई। इतने में ही मेसन नाम की एक औरत वहां आई जो वहां की एक बड़ी अधिकारी थी। मेसन ने उस मजबूर बाप को विरोध की ऐसी सजा दी जिसने वहां मौजूद सारे लोगों की रूह कंपा दी। मेसन के आदेश पर गार्ड्स ने उस आदमी के हाथ को ट्रेन से बाहर निकालकर उसे बर्फ में इस कदर जमा दिया कि हथौड़े से उसके हाथ पर वार करते ही उसका हाथ किसी कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वो आदमी दर्द से बिलबिला उठा। मेसन ने एक बार फिर गरीब लोगों को याद दिलाया कि वे लोग यहाँ ट्रेन के मालिक विल्फ के रहमो कर्म पर हैं, इसलिए उनकी जगह हमेशा अमीरों के जूतों के नीचे रहेगी। उन्हें विरोध करने का कोई हक नहीं है। इस अत्याचार ने कर्टिस और उसके साथियों के अंदर सुलग रही विद्रोह की ज्वाला को और भड़का दिया। अगली सुबह कर्टिस और उसके साथी हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। इतने में ही गार्ड्स प्रोटीन बार बांटने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर आए। ट्रेन में आगे जाने के लिए कर्टिस के पास यही सही मौका था, लेकिन बाकी लोग अब भी गार्ड्स के बंदूक से डर रहे थे। तभी कर्टिस एक गार्ड के पास आया और उसकी बंदूक अपने सिर पर लगाकर ट्रिगर दबा दी।
गार्ड्स की बंदूक सचमुच खाली थी। ये देख कर्टिस के सारे साथी उन गार्ड्स पर टूट पड़े और स्टील ड्रम्स से बनी एक लंबी पाइप लेकर आगे बढ़ गए। उन्होंने उन ड्रम्स को दरवाजों के बीच अड्डा दिया ताकि दरवाजे बंद ना हो। इसके बाद कर्टिस और उसके साथी गार्ड्स को मारते पीटते हुए आखिरकार जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल सेक्शन में कैदियों को लॉकर्स में बंद करके रखा जाता था। एजर ने गार्ड से छीनी चाबी से नमू का लॉकर खोला। नमू हड़बड़ाता हुआ जाग उठा। नमू अव्वल दर्जे का नशेड़ी था। उस ट्रेन में एक खाद की तरह नशे की गोली इस्तेमाल में लाई जाती थी जिसे कारखानों से निकले वेस्ट से बनाया गया था, इसलिए वो गोलियां काफी ज्वलनशील भी थीं। नमू को उन्हीं गोलियों की लत थी। इस बात का फायदा उठाकर कर्टिस ने नमू से डील किया कि अगर वो आगे जाने में उनकी मदद करे तो वो उसे हर एक दरवाजे को खोलने के बदले एक नशे की गोली देगा। पर तभी नमू ने अपने बगल वाले लोकर को खोला जिसमें उसकी बेटी योना भी कैद थी। नमू ने कहा, नशे की 2 गोलियां हम दोनों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी भी साथ चलेगी। इस पर कर्टिस राजी हो गया। फिर नमू की मदद से वे लोग ट्रेन के दरवाजों को खोलते हुए 2 सेक्शन और आगे बढ़ गए और नमू तीसरा सेक्शन खोलने लगा। पर तभी नमू की बेटी योना ने दरवाजा खोले बगैर ही बता दिया कि अंदर एक आदमी लटका हुआ है। तभी जब दरवाजा खुला तो सचमुच एक आदमी वहां लटका एक मशीन ठीक कर रहा था। ये फूड सेक्शन था जहां टेल सेक्शन के लोगों के लिए प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे। वहां जो आदमी उनके लिए प्रोटीन बार्स बनाता था वो पहले टेल सेक्शन में था, पर वो एक शेफ था, इसलिए ट्रेन के अधिकारियों ने उसे प्रोटीन बार्स बनाने के काम में लगा दिया था। वो शेफ ऑटोमेटिक मशीनों से प्रोटीन बार्स बनाता था। इसी दौरान कर्टिस ने ये देखने के लिए कि प्रोटीन बार्स बनाई किस चीज से जाती है, जब इंग्रेडिएंट्स से भरे कंटेनर्स में झांक कर देखा तो अंदर देख उसे उबकाई आने लगी, क्योंकि वो प्रोटीन बार्स कीड़े मकोड़ों को पीस कर बनाई जाती थी। हालांकि कर्टिस ने ये बात बाकियों से छुपाना ही बेहतर समझा। इसी दौरान कर्टिस ने देखा कि वो शेफ एक प्रोटीन बार में वही कैप्सूल डाल रहा था जिसके अंदर उनके लिए संदेश होता था। कर्टिस ने शेफ को धमकाते हुए पूछा, क्या ये संदेश तुम हमें भेजते हो? जवाब में शेफ ने कहा, नहीं, कोई ये कैप्सूल यहाँ छोड़ जाता है और मैं इसे प्रोटीन बार में डालकर तुम तक भेज देता हूँ। कर्टिस ने उस संदेश को खोलकर देखा। उसमें लिखा था वाटर। तभी गिल ने कहा, शायद हमारा शुभचिंतक हमें वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुंचने के लिए कह रहा है। इस पर शेफ ने कहा, वाटर सप्लाई सेक्शन कुछ ही डिब्बों के बाद है जहां पानी को फिल्टर और रिसाइकल किया जाता है। गिलियम ने आगे कहा, वाटर सेक्शन इस ट्रेन का सबसे मुख्य हिस्सा है। अगर हमने उस पर कब्जा कर लिया तो मतलब अमीरों की नब्ज हमारे हाथ में होगी। तब हमें ट्रेन के इंजन तक जाने की भी जरूरत नहीं है। हम अमीरों का पानी बंद कर उनसे अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। ये सुनकर सारे लोगों का हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया। फिर नमू की मदद से आगे बढ़ते हुए वाटर सेक्शन के दरवाजे तक पहुंच गए और नमू उस वाटर सेक्शन का दरवाजा खोलने लगा। इसी दौरान कर्टिस ने योना से पूछा, दरवाजे के पीछे क्या है? ये तुम्हें कैसे पता चलता है? तभी योना ने कुछ देखा। वो भागकर दरवाजे की तरफ आई और बोली, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नमू ने दरवाजा खोल दिया। तभी सामने का मंजर देख कर्टिस और उसके साथियों के कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि उस सेक्शन में ढेर सारे गार्ड्स हाथों में कुल्हाड़ी लिए उनकी मौत बनकर खड़े थे। पर कर्टिस भी डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं था। कर्टिस को देख बाकियों के अंदर भी हिम्मत जाग उठी। इसी के साथ दोनों गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों गुट एक दूसरे को बेरहमी से मारने काटने लगे। लेकिन तभी ट्रेन का एक अधिकारी वहां आया और लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर बोला, रुक जाओ सबके सब, हम ये कटरीना ब्रिज से गुजरने वाले हैं। ये सुनते ही सारे लोग रुक गए और गार्ड्स ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। उनकी काउंटडाउन खत्म होते ही ट्रेन ने ये कटरीना ब्रिज को छुआ। सारे गार्ड्स ने चिल्लाकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर। दरअसल वो ट्रेन एक खास स्पीड पर लगातार चलती थी, जिससे वो हमेशा साल के अंत में ये कटरीना ब्रिज से गुजरती थी। इससे ट्रेन में मौजूद लोगों को पता चलता था कि नया साल आ चुका है। लेकिन ये नया साल उनके लिए एक खतरा भी लेकर आता था, क्योंकि हर साल ये कटरीना ब्रिज की पटरियों पर चट्टान की तरह ठोस बर्फ की परत जम जाती थी, जिससे टकराकर ट्रेन को तेज झटका लगता था। पर वो ट्रेन इतनी मजबूत थी कि वो बर्फ की चट्टानों को भी तोड़ती हुई निकल जाती थी। इसी तरह वो ट्रेन चट्टानों को तोड़ती हुई निकल रही थी, जिससे सभी लोग झटके से बचने के लिए नीचे झुक गए थे। पर वहीं नमू अपनी बेटी योना को बाहर का नजारा दिखा रहा था। इसी के साथ ट्रेन ब्रिज को पार कर गई और खतरा टल गया। खतरा टलते ही दोनों गुटों में फिर से मार काट शुरू हो गई। लेकिन इतने में ही मैसन वहां आई। उसने लड़ाई रोकते हुए कर्टिस और उसके लोगों से कहा, तुम नीच लोगों को हमारे महान विल्फ की रहमदिली की जरा भी कद्र नहीं है। याद करो, जब तुम लोग भूख से मर रहे थे तब महान विल्फुड ने तुम्हें खाना और आसरा दिया, और अब तुम उन्हीं के खिलाफ बगावत कर रहे हो। अब सजा के तौर पर तुम में से 74 लोग मार दिए जाओगे। तभी कर्टिस ने मैसन को कुल्हाड़ी फेंक कर मारा, पर उसके एक गार्ड ने हथौड़े से ये वार रोक दिया। मनु ने गुस्से में कहा, बेवकूफ हो,
अब तुम सब मरोगे। ये कहकर मनु और सारे गार्ड्स ने नाइट विजन ग्लासेस पहन लिए, क्योंकि ये काटरीना ब्रिज के बाद ट्रेन एक सुरंग से गुजरती थी। पर कर्टिस और उसके साथियों को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि कर्टिस और उसके साथी हमेशा से ट्रेन के बंद डिब्बों में रहे थे। इतने में ही ट्रेन सुरंग में घुस गई और चारों तरफ घुप अंधेरा पसर गया। अंधेरे का फायदा उठाकर गार्ड्स कर्टिस के साथियों को मारने लगे। कर्टिस और उसके साथी बचने के लिए बिना देखे ही कुल्हाड़ी चलाए जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना रोशनी के गार्ड्स का सामना कैसे करें। तभी कर्टिस ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, पीछे खबर भेजो, हमें मशाल की जरूरत है। उसे सुनकर वह आदमी जिसका हाथ कट गया था मशाल लेकर उनकी ओर दौड़ा। उन्होंने एक के बाद एक ढेरों मशाले जला दी, जिससे ट्रेन के डिब्बे में वापस रोशनी हो गई और कर्टिस और उसके साथी दोबारा गार्ड्स पर टूट पड़े। ये देख मेसन वहां से रफ्फू चक्कर होने लगी, पर तभी कर्टिस ने चाकू फेंक कर उसके पैर पर मारा और वो गिर पड़ी। लेकिन वो घिस करती हुई ट्रेन के उस डिब्बे का दरवाजा बंद करने, स्विच तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। ये देख कर्टिस उसे रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ा, पर तभी पीछे से आवाज आई, कर्टिस मेरी मदद करो। पीछे एक गार्ड ने एजर की गर्दन पर चाकू अड़ा रखा था, पर कर्टिस ने उस वक्त केवल अपने मकसद के बारे में सोचा और एजर को मरता हुआ छोड़ उसने जाकर मिशन को धर दबोचा। मिशन ने मौत के डर से अपने गार्ड्स को लड़ाई रोक देने को कहा, जिसके बाद कर्टिस के साथियों ने सारे गार्ड्स को बंदी बना लिया। अब वाटर सेक्शन पर कर्टिस और उसके साथियों का कब्जा था। कर्टिस ने मेसन को धमकाते हुए कहा, बुला अपने बॉस विल्फ को, वरना तू तो मरेगी ही, पर साथ ही हम तुम लोगों का पानी भी रोक देंगे। इस पर मेसन ने कहा, लगता है तुम सबको गलतफहमी हुई है, क्योंकि पानी यहाँ से नहीं बल्कि सामने से आता है। जिस तरह हाथी अपनी सूंड से पानी खींचता है, उसी तरह ये ट्रेन सामने वाले हिस्से से बर्फ को खींचकर उसे पानी में बदलती रहती है। देखो, तुम चाहे जो कर लो, विल्फ यहाँ नहीं आएंगे, पर अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें इंजन तक ले जाऊंगी, जहाँ विल्फ रहते हैं। इस पर कर्टिस राजी हो गया। उसने गिलियम से कहा, अब मेसन हमारे साथ है, इसलिए हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा। आप बाकियों के साथ इसी सेक्शन में रुकिए, मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ से आगे जाऊंगा और इंजन पर कब्जा करके आपसे संपर्क करूंगा, फिर आप हमें लीड करेंगे। ये सुन गिलियम ने कहा, ठीक है, पर मेरा एक काम करना, तुम विल्फोर्ड को पकड़ते ही उसकी जुबान काट देना, उसे कुछ बोलने का भी मौका मत देना। इस फैसले के साथ कर्टिस मेसन और कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ गया। अब वहां से आगे अमीर लोगों का सेक्शन शुरू होता था। टेल सेक्शन के लोगों को वो कीड़े मकोड़े खिलाते थे, लेकिन उनके लिए ट्रेन में ही फल और सब्जियां उगाई जाती थी। साथ ही वहां एक सेक्शन में एक बड़ा फिश एक्वेरियम भी था और आगे एक मीट सेक्शन भी था। उसे पार करके वे आगे एक स्कूल वाले सेक्शन में आ गए, जहां एक प्रेग्नेंट टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। वहां बच्चों को हर रोज विल्फ के महान कारनामों का इतिहास बताया जाता था और टीवी पर दिखाया जाता था कि कैसे बचपन में टॉय ट्रेन से खेलने वाले विल्फ ने बड़े होकर विल्फ इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और इस कभी न रुकने वाली लग्जरी ट्रेन इंजन का आविष्कार किया। हालांकि आइस एज के पहले सारी दुनिया ने विल्फ के इस आविष्कार को फिजूल माना, पर आज उनके इसी आविष्कार ने मानव जाति को बचाए रखा है। साथ ही हर रोज की तरह टीचर ने बच्चों को ये भी बताया कि ये ट्रेन कभी रुकनी नहीं चाहिए, वरना इसका इंजन ठंड में जम जाएगा और अगर ये ट्रेन दोबारा शुरू नहीं हुई तो सारे लोग मारे जाएंगे। इतने में ही बच्चों का लंच टाइम हो गया और एक आदमी वहाँ अंडे से भरा एक कार्ट लेकर आया, जिसे देख सारे बच्चे खुशी से झूम उठे, क्योंकि अंडे अब बहुत ही कीमती चीज बन गए थे। इसलिए अमीर लोगों को भी केवल नए साल के मौके पर ही अंडे दिए जाते थे। अंडे बांटने वाले उस आदमी ने टीचर को अंडे से भरा एक बास्केट थमा दिया और बाकियों के साथ कर्टिस को भी एक अंडा दिया। फिर वो कर्टिस के बाकी साथियों में भी अंडे बांटने पीछे के सेक्शन में चला गया। तभी कर्टिस ने देखा कि उस अंडे में एक संदेश वाला कैप्सूल छुपा था। कर्टिस ने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, खून। इतने में ही उधर अंडे बांटने वाले उस आदमी ने अंडों के बीच छुपी बंदूक निकाली और कर्टिस के सारे साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इतने में ही उधर टीचर ने भी बास्केट से एक बंदूक निकाली और उसने कर्टिस के एक साथी को गोलियों से भून दिया। फिर वो कर्टिस और उसके बाकी साथियों पर भी फायरिंग करने लगी, पर तभी कर्टिस के एक साथी ने चाकू फेंककर उस टीचर का काम तमाम कर दिया। लेकिन अब वो बंदूक मेसन के हाथ लग गई, पर मेसन गोली दाग पाती उससे पहले ही कर्टिस ने उसे भी खत्म कर दिया। दूसरी ओर पीछे के डिब्बों में अंडे बांटने वाले उस आदमी ने अपनी कार्ट पलट दी। उसमें ढेर सारी बंदूकें भरी थीं। उसने सारे गार्ड्स को आजाद कर दिया, जिसके बाद गार्ड्स चुन चुन कर कर्टिस के साथियों की हत्या करने लगे। तभी कर्टिस के सेक्शन का टीवी स्क्रीन ऑन हुआ। उसमें पिछले सेक्शन का सीसीटीवी फुटेज दिख रहा था। उस फुटेज में गार्ड्स के लीडर ने गिलियम को भी मौत के घाट उतार दिया था। ये देख कर्टिस का खून खोल उठा। उसने बंदूक उठाई और बाकी बचे साथियों के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन अब उन गार्ड्स का लीडर कर्टिस के पीछे था। आगे के सेक्शन में अमीर लोग शान और शौकत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। वे कर्टिस और उसके साथियों को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। कर्टिस उनके बीच से होता हुआ एक स्पा सेक्शन तक पहुंच गया, पर तभी गार्ड्स का लीडर भी उन तक पहुंच गया और उन पर गोलियां बरसाने लग। उसने कर्टिस के सारे साथियों को खत्म कर दिया।
पर कर्टिस, नमू और योना उसे मारकर बच निकले और आगे के सेक्शन में पहुंचे जहां नशेड़ी का जमावड़ा लगा हुआ था। वहां अमीर लोग नशे में धुत पड़े हुए थे। नमू और योना ने उनकी ढेर सारी नशे की गोलियां उठा ली, साथ ही उन्होंने उनके गर्म कपड़े भी चुरा लिए। फिर आखिरकार वे लोग इंजन वाले केबिन तक आ पहुंचे जिसके अंदर विलफोर्ड मौजूद था। वहां पहुंचते ही योना नशे से बेहोश हो गई। वहीं गुस्से से बौखलाया कर्टिस दरवाजे को पीटता हुआ नमू से उसे जल्दी खोलने के लिए कहने लगा, पर नमू ने उसे किसी तरह शांत किया और पूछा, आखिर तुम्हें विलफोर्ड तक पहुंचने की इतनी बेताबी क्यों है? इस पर कर्टिस मायूसी से बोला, तुम मेरा हाल नहीं समझ सकते क्योंकि तुम कभी टेल सेक्शन में नहीं रहे हो। आज से 18 साल पहले हम हजारों मजबूर लोग जब अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में सवार हुए थे, तब बेशक विल्फ ने हमें यहाँ आसरा दिया था, लेकिन अगले दिन उस कमीने ने अपने गार्ड्स भेजे जिन्होंने हमारे पास मौजूद खाना पानी सब कुछ छीन लिया और हमें जानवरों की तरह ट्रेन के पिछले हिस्से में कैद कर दिया। कुछ दिनों बाद भूख से बेहाल लोगों ने कमजोर लोगों को ही खाना शुरू कर दिया। तुम्हें पता नहीं, पर मुझे खुद से नफरत है क्योंकि मैं भी उन लोगों में से एक था जो जिंदा रहने के लिए इंसानों का ही मांस खा रहे थे। वहाँ एक औरत थी जिसने अपने बच्चे को हमसे छुपा कर रखा था, पर मैंने चाकू से उस औरत की हत्या करके उसके बच्चे को छीन लिया और बाकियों के साथ उस बच्चे की दावत उड़ाने वाला था। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया। उसने मुझसे चाकू मांगा। हमें लगा कि वो खुद उस बच्चे को मारेगा, लेकिन उसने चाकू से अपना एक हाथ काट दिया और वो हाथ हमें देते हुए बोला, अगर तुम्हें भूख लगी है तो इसे खाओ, पर उस बच्चे को छोड़ दो। उसे सुनकर सारे लोगों ने अपने चाकू नीचे रख दिए। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं गिलियम था और मैं और मेरे साथी जिस बच्चे को खाने वाले थे वो एजर था। मैंने ही एजर की माँ को मारा था। तब से लेकर आज तक मैं पछतावे में जी रहा हूँ। ये बताते हुए कर्टिस की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। कर्टिस ने आगे कहा, करीब 1 महीने तक हमें भूख से तड़पाने के बाद उस कमीने विलफुड ने हमारे लिए कीड़े मकोड़ों से बने प्रोटीन बार्स भी, वो जिसे हम अब तक खाते आ रहे थे। इसलिए 18 साल से मेरे अंदर विलफोर्ड के लिए नफरत की आग सुलग रही थी और अब जाकर मुझे उस तक पहुंचने का मौका मिला है, इसलिए प्लीज ये दरवाजा खोलो। लेकिन नमू ने कहा, कर्टिस, मैं दरवाजा खोलना तो चाहता हूँ, पर विलफुड की कब्बी का नहीं बल्कि बाहर का दरवाजा जो 18 सालों से सील्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुनकर कर्टिस ने कहा, क्या तुम बाहर ठंड में जमकर मरना चाहते हो? इस पर नमू बोला, तुम्हें पता है मैं 18 सालों से येका टेरेना ब्रिज को देखता रहा हूँ। वहाँ नीचे एक क्रैश हुआ प्लेन है जो बर्फ में दबा है। मुझे हर बार उस प्लेन का पिछला हिस्सा हल्का सा नजर आता था, लेकिन इस बार मुझे प्लेन का आधे से ज्यादा हिस्सा नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है कि वातावरण में बदलाव आ रहा है और बर्फ पिघल रही है। अब बाहर जानलेवा ठंड नहीं रही। अगर हम गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाएं तो हम बर्फ में जमेंगे नहीं। लेकिन कर्टिस को लग रहा था कि नमू का दिमाग फिर गया है। तभी नमक ने उन नशीली गोलियों को आपस में जोड़ा और उसमें बत्ती लगाकर एक बम बना लिया। क्योंकि वो नशीली गोलियां विस्फोटक भी थीं, इसलिए नमू गूंग उससे ट्रेन के दरवाजे को उड़ाने वाला था। पर उनके पास माचिस की केवल एक ही तिली बची थी जो कर्टिस के पास थी, पर कर्टिस ने नमू को वो देने से इनकार कर दिया। तभी अचानक विल्फ के कब्बी से एक औरत बाहर निकली और उसने नमू को शूट कर दिया। ये वही औरत थी जो शुरुआत में टेल सेक्शन से 2 बच्चों को उठा ले गई थी। उस औरत ने कर्टिस से कहा, कर्टिस, हमारे महान विलफुड तुम्हें यहाँ देखकर खुश है। उन्होंने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। ये कहकर वो औरत कर्टिस को कब्बी में ले आई और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वहाँ अंदर विलफोर्ड आराम से खाना बना रहा था। विलफोर्ड ने कर्टिस से कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? तुम टेल सेक्शन से यहाँ तक पहुँचने वाले पहले बंदे हो। मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ इस पर। कर्टिस ने कहा, तुझे क्या हक है? हम गरीब मजबूर लोगों की जिंदगी से खेलने का? अमीरों को तू ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा है और गरीबों के साथ जानवरों जैसा सुलूक कर रहा है। विल्फ ने कहा, देखो कर्टिस, इस ट्रेन में सबकी जगह पहले से ही तय थी और सच तो ये है कि हम सभी इस ट्रेन में कैद हैं। इस ट्रेन में रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि हम सबको बराबर हक नहीं दे सकते। यहाँ खाना पानी और आबादी पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि हम आबादी को नियंत्रित कैसे रखते हैं? फिर जिस तरह तुम्हारे लोग जंग के लिए तैयार होते हैं, उसी तरह हम भी फ्रंट सेक्शन से तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। तुम दोनों गुट आपस में लड़ते हो और आबादी घट जाती है। गिलियम और मेरा ये प्लान अभी तक सही से चला आ रहा था, पर अब तुमने इसे फेल कर दिया। ये सुन कर्टिस चौंक उठा। उसने पूछा, गिलियम और तुम्हारा प्लान? विल्फ बोला, क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला? गिलियम और मैं पार्टनर्स थे। हम मिलकर ये काम करते थे। जो संदेश तुम्हें मिलते थे वो मैं ही भेजता था। हर बार जब ट्रेन में आबादी बढ़ जाती थी तो मैं ही गिलियम को विद्रोह करने के लिए संदेश भेजता था। तब गिलियम उस संदेश के मुताबिक तुम लोगों में विद्रोह की आग भड़काता था। एक तरफ गिलियम टेल सेक्शन से तो तुम लोगों को जंग के लिए तैयार करता था, तो दूसरी ओर मेरे लोग फ्रंट सेक्शन से लोगों को तुम्हारे खिलाफ जंग के लिए तैयार करते थे। फिर दोनों गुट आपस में लड़कर मर जाते थे। इस तरह गिलियम और मैं, हम दोनों मिलकर ट्रेन की आबादी को नियंत्रित रखते थे। ये सुनकर कर्टिस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।
विल्फ ने आगे कहा, गिलियम और मेरे बीच एक समझौता हुआ था कि वो टेल सेक्शन के लोगों को कभी फ्रंट सेक्शन में पहुंचने नहीं देगा। हालांकि अब तक तो यही हो रहा था, पर इस बार तुम अपनी जाबाजी से फ्रंट सेक्शन में घुसने में कामयाब हो गए हो और तुम्हारी वजह से फ्रंट सेक्शन को काफी नुकसान भी हुआ, इसलिए इसकी कीमत गिलियम को मरकर चुकानी पड़ी। हालांकि अब गिलियम की जगह हमारे एक दूसरे आदमी ने ले ली है। ये सुनकर कर्टिस बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था। विल्फ ने उससे कहा, कर्टिस, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी जगह इस ट्रेन को संभाले। गिलियम ने मुझे बताया था कि तुम बहुत होशियार और हिम्मत वाले हो और मैंने तो ये देख भी लिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह इस ट्रेन को संभालो। ये सुनकर इस सोच में पड़ गया। इसी दौरान दूसरी ओर उन नशेड़ी अमीर लोगों ने नमू और योना पर हमला कर दिया था। नमू उनसे निपटने में लगा था और योना विल्फ के चैम्बर को खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो कर्टिस से माचिस हासिल करके ट्रेन के दरवाजे को उड़ा सके। तभी योना ने दरवाजा खोल दिया। ये देख अंदर से वो औरत बंदूक लेकर बाहर आई, पर दरवाजे के पीछे छुपी योना ने उसे मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद योना कर्टिस से माचिस लेने गई, पर कर्टिस विल्फर की बातों में आकर ट्रेन की जिम्मेदारी संभालने को राजी हो चुका था। उसने योना को पीछे हटा दिया। तभी योना को जमीन के नीचे कुछ दिखाई दिया। वो चम्मच की मदद से नीचे एक टाइल्स को निकालने लगी। तभी उसने जैसे ही टाइल्स हटाया तो नीचे देखा वो और कर्टिस दंग रह गए। नीचे एक बच्चा मशीनी पुर्जे की तरह काम कर रहा था। ये वही बच्चा था जिसे शुरुआत में वो औरत उठा आई थी। विल्फ ने कर्टिस से कहा, हैरान हो गए। दरअसल इस ट्रेन को पुर्जों की जरूरत पड़ती है और हम यहाँ नए पुर्जे तो बना नहीं सकते। शुक्र है तुम टेल सेक्शन वालों का जो बच्चे पैदा करने में कमी नहीं करते, क्योंकि इस छोटी सी जगह में सिर्फ बच्चे ही घुस पाते हैं, इसलिए हमें यहाँ बच्चों की जरूरत पड़ती है। विल्फ की ये दरिंदगी देख कर्टिस ने गुस्से में विल्फ को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उसने योना को माचिस दिया और चलती मशीन के बीच अपना हाथ डालकर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन इस चक्कर में कर्टिस का ही हाथ कट गया। इसी दौरान दूसरी ओर योना ने बोम्ब में आग लगा दी और उस बच्चे को पकड़कर विल्फर के चैम्बर में छुप गई। धमाके से पहले नमू ने चैम्बर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के स्विच में खराबी आ गई। ये देख कर्टिस और नमू ने योना और बच्चे को पकड़कर उन्हें कवर कर लिया। इसी के साथ ट्रेन में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे ट्रेन के दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। हालांकि ट्रेन का इंजन अब भी सही सलामत था और ट्रेन अब भी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन उस वक्त ट्रेन एक बर्फ के पहाड़ से गुजर रही थी। ट्रेन में हुए धमाके से उस पहाड़ में एवलांच आ गया। बर्फ का वो एवलांच ट्रेन से टकराया, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के आगे का हिस्सा आगे एक टनल में घुसकर नष्ट हो गया, तो वहीं पीछे का हिस्सा कई फीट नीचे खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रेन में मौजूद सारे लोगों की मौत हो गई, पर खुशकिस्मती से कर्टिस और नमू के बलिदान की बदौलत योना और वो छोटा बच्चा सही सलामत बच गए। वे दोनों गर्म कपड़े पहनकर ट्रेन से बाहर निकल आए। तभी योना को वहाँ एक पोलर बियर नजर आया, यानी कि नमू की बात सच हुई। अब धरती पर जानलेवा ठंड नहीं थी और जीवन फिर से पनपने लगा था। योना उस बच्चे के साथ एक नए आसरे की तलाश में आगे बढ़ गई और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।